So very good morning to all of you and welcome to the Excellency IAS. हम लोग बात कर रहे हैं द गुलिक एंड उर्विक का. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लूथर गुलिक, उसके प्रिंसिपल्स को. दे आर रिगार्डेड एज स्ट्रक्चरलिस्ट, द स्ट्रक्चरलिस्ट, एंड गुलिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. एंड टुडे वी विल टेक अप अबाउट द लिंडन उर्विक. उर्विक ने भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए एंड गुलिक एंड उर्विक की थ्योरी डिफरेंट आई थी, लेकिन दोनों का जो ओरिएंटेशन दोनों एक ही था कि दैट दे फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. सो इस JPKSC की पाठशाला सीरीज में दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का जो वीडियो क्लासेस है ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है एंड इसी रिदम में आप अपने चीज़ों को बनाते चले जाएंगे. नोटबुक को जरूर तैयार करेंगे क्योंकि आपका तभी रिवीजन अच्छे से हो पाएगा. एंड हम लोग इस बिलीव के साथ काम कर रहे हैं कि दैट विद योर ट्रस्ट वी डे बाय डे दैट योर प्रिपरेशन इज कोपिंग अप एंड इट इज जस्ट रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल. हम लोग हेल्प कर रहे हैं जितना हम लोग कर सकते हैं. एंड गुड न्यूज़ कि जो हमारा एप्लीकेशंस तैयार है, सो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और जो एक कंप्लीट कोर्स भी आपको अवेलेबल होगा, सो आप यू कैन परचेज, जो कि नॉमिनल प्राइसेस में सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे. तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार फिर से 1 मिनट का रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या अभी तक बातें करी है. और ये लोक प्रशासन का सीरीज में एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स का जो चैप्टर आपके लिए वैल्यू प्रीमाइस का काम करेगा, क्योंकि दीज थिंकर्स, दीज थ्योरीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होता है. सो गुलिक एंड उर्विक का मेन फोकस एरिया क्या था कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. क्लासिकल थिंकर्स थे, तो क्लासिकल थिंकर्स थे तो उन्होंने भी ह्यूमन बींग्स को एज ए टूल की तरह ही कंसिडर करा. दे डिडंट ट्रीटेड द ह्यूमन बींग्स एज ए ह्यूमन एस्पेक्ट, मतलब वो ह्यूमैनिस्टिक थिंकर्स नहीं थे. उन्होंने मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी थ्योरी को बिल्डअप करा एंड दैट्स व्हाई दे आल्सो रिगार्डेड एज द क्लासिकल थिंकर्स. नाउ अब उर्विक के बारे में डिस्कस करें कि उर्विक आल्सो कम आउट विद द 10 प्रिंसिपल्स. तो उर्विक के 10 प्रिंसिपल्स को किस तरह से याद रखेंगे और ब्रीफली हम लोग यहाँ पर एक करके डिस्कस करेंगे. और कंप्लीट बहुत डिटेल्स में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरी जानना है और थोड़े बहुत जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके नाम याद रखेंगे, राइट. तो लेट्स से द उर्विक्स प्रिंसिपल, द उर्विक्स principle. So Urwick also come out with the 10 principles. Urwick ने भी कितने प्रिंसिपल दिए थे? That is 10 principles. So Gulick ने कितने प्रिंसिपल दिए थे? That is the 10 principle. उसके लिए ट्रिक्स मैंने क्या बोला था? D4US, राइट. डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करा, डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया, डेलीगेशंस की बात किया. देन हम लोगों ने क्या देखा? यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट देखा, ग्रैकोनस फॉर्मूला देखा, और उसके बेसिस पे उनका फोकस एरिया क्या था कि दैट व्हाट कुछ बेसिस है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का. तो उर्विक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ मिलाएंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे. ना यहां पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो 10 प्रिंसिपल्स है उर्विक का, वो 10 प्रिंसिपल कौन कौन से थे. तो 10 प्रिंसिपल्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके लिए भी एक ट्रिक्स डेवलप करा है दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. लाइक इसका जो ट्रिक है वो है BCDORS, राइट. द BCDORS. सो B refers to there is something called the principle of balance. B refers to the principle of balance. Okay. Then C refers to, that is called the principle of the continuity. Principle of the continuity. The C also refers to principle of the correspondence. The principle of correspondence. The C से एक और है, that is the principle of the coordination. Principle of the coordination. Then D से मतलब है the principle of the delegation. Okay,
डेलीगेशन की बात हम लोग लास्ट क्लास में भी किए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन. देन O refers to, that is the principle of objective. O refers to the principle of objective. Okay. Then R refers to the responsibility and authority. The responsibility and authority. और S से 3 है, that is the principle of scalar chain. फिर span of control, फिर स्पेशलाइजेशन. ओके, सो दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उर्विक. इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स ऑलरेडी नोन है, रिपीटेटिव, सो बहुत सारे ओवरलैपिंग प्रिंसिपल्स हैं. सो इंडिविजुअली दे कम आउट विद द 10 डिफरेंट प्रिंसिपल. फिर दोनों का जो कलेक्टिव है, द कंबाइंड थ्योरी है, इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ 8 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, राइट. तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये थोड़ा बहुत कि ये क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कोरस्पॉन्डेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब क्या है. इसको करने के पहले कल एक क्लास में स्टूडेंट ने पूछा कि सर डिपार्टमेंटलाइजेशन को फिर से बताइए. तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि दैट कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के डिपार्टमेंट बनाने के कितने बेसिस होते हैं. गिलिक्स ने कितना बेसिस बताया था, द 4 बेसिस. कौन कौन से, दैट इज कॉल्ड पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस के बेसिस पे डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं. एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है ना. जब गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बढ़ती है, वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट कैसा था, इट इज ए बिग स्टेट. Government has multi-dimensional responsibility. So government is a big state. So in order to undertake the activities, government अकेला तो नहीं कर सकता है. इसके लिए एक plurality of executives चाहिए, जिसको Council of Ministers बोलते हैं. तो अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट काम करता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क. क्यों? क्योंकि लिए वो इजी होगा, इफिशियंट होगा और अच्छे से टारगेट डिलीवरी होगा. जैसे कि एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं कि जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, लाइक दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा. तो जैसे दिल्ली सल्तनत में ना कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते थे, क्योंकि उस समय मोनार्की था, राजशाही. तो राजशाही या राजतंत्र में गवर्नमेंट के काम बहुत लिमिटेड होते थे. आज के टाइम के जैसे वेलफेयर एक्टिविटीज बहुत कम होता था. क्या उस समय गवर्नमेंट इतना कंसर्न होता था कि उसके जो सब्जेक्ट्स बहुत हायर एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, उसके सब्जेक्ट्स को फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं, इतने कंसर्न्स नहीं होते थे. ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, लाइक राइट्स, लिबर्टीज, डेमोक्रेटिज्म, है ना. ये सारी चीजें मॉडर्न वैल्यूज ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं. तो एग्जाम्पल है कि दैट ड्यूरिंग द टाइम लाइक दिल्ली सल्तनत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते थे, लाइक दीवाने वजारत. फाइनेंस डिपार्टमेंट को वजारत बोला गया. दीवाने लेट से अरीज, माने आर्मी को अरीज बोला गया, जो कि बलबन ने लेट से क्रिएट किया था. दीवाने अमीर को ही, है ना, जैसे कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को दीवाने अमीर को ही बोला जाता था. तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे होते थे, लाइक दीवाने बंदागन, इसका काम क्या होता था, दैट लेट से जो स्लेव्स वगैरह होते थे उसका मैनेजमेंट के लिए. तो धीरे धीरे जब गवर्नमेंट का टेरिटोरियल एक्सटेंट बढ़ा, माने जो राज्य का टेरिटोरियल एक्सटेंट बढ़ा, तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे उसके सब्जेक्ट्स के सुख दुख के साथ राजा के सुख दुख भी लिंक होते चले गए. तो गवर्नमेंट ना, द किंग जो कि गवर्नमेंट होता था, वो कुछ काम करना चाहता था, काम करता था, उसको सॉर्ट ऑफ लेट से वेलफेयर एक्टिविटीज में रखें, तो वो डिपार्टमेंट क्रिएट करके करता था अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द किंग. तो डिपार्टमेंट मतलब लेट से बंदागन को अलग डिपार्टमेंट दिखेगा, दीवाने खैरात अलग डिपार्टमेंट है, द अमीर को ही अलग डिपार्टमेंट है. तो उस समय जो डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते थे वो मोस्टली ना लेट से पर्पस बेस्ड होते थे,
कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को देखना है तो एक, बंदागन को देखना है तो एक, फाइनेंस को देखना है तो एक, रिसालत को देखना है तो एक, मतलब जो लिमिटेड एक्टिविटीज थी लेकिन फिर भी काम चूंकि बड़ा था इसलिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता था। आज के जैसा इतनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं थी जब गवर्नमेंट कंसर्न है फॉर द अल्टीमेट मास्टर। हु इज द अल्टीमेट मास्टर? सिटीजन। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो कि मल्टी डायमेंशनल रिपरक्यूजन्स है, तो इसीलिए एक बेसिस पे डिपार्टमेंट क्रिएट करना कभी कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, मतलब इफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर आपको कैटेगोरिकल काम करना पड़ेगा। लेट्स से इसरो की बात करें तो इसरो है जो ऑब्जेक्टिव, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, तो वहां पर उसकी इफिशियंसी को किसी अदर डायरेक्शन में हम लोग चैनलाइज करेंगे देन इफिशियंसी विल बी कॉम्प्रोमाइज, तो वहां पर्पस बेस्ड होगा। ठीक, लेकिन कल जो मैंने एग्जांपल बताया था कि द लीगल अथॉरिटी ऑफ द वुमेन इन दिल्ली, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 2-3 क्राइटेरिया एक ही में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि द डिपार्टमेंटलाइजेशन का बेसिस हालांकि 4 होता है। दिस इज आइडियल मॉडल, बट इन रियलिटी वी हैव लेट्स से दैट्स ए डिफरेंट पर्पस विच सॉल्व थ्रू ए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अभी का स्टेट कैसा है, दैट इज द डायनामिक स्टेट, दैट इज मोर रिस्पॉन्सिव स्टेट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर चलते हैं और उर्विक्स के प्रिंसिपल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उर्विक्स के प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है ना, द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। इन सबका फोकस क्या था? स्ट्रक्चरलिस्ट हैं तो स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है लेकिन कैसा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है। तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब इन द ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज द सुपरऑर्डिनेट, देयर इज सबऑर्डिनेट्स, देयर इज द लाइन ऑफ कमांड, जिसको कल मैंने क्या बोला था, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये सारी चीजें सब प्रॉपरली एक बैलेंस वे में काम होना चाहिए। मैनेजर्स एंड वर्कर्स के रोल बैलेंस वे में डिवाइडेड होना चाहिए। देयर शैल बी द प्रोपोर्शनेट डिवीजन ऑफ पावर, the proportionate division of responsibility between the managers and workers, तभी ना अच्छे से काम करेगा। So the principle of balance refers to that within the organization the every position, every structure should be properly defined. The structure should be given the proportionate power, authority and responsibility so that a structure will function in a stable condition, in a sustainable manner. समझ में आया? बैलेंस कंडीशन का मतलब लेट्स से कि देयर इज ए वर्कर और उसको खूब सारा हमने बर्डन दे दिया, तो दिस इज नॉट ए बैलेंस ना। इफ द डिसीजन टेकिंग पावर वो मैनेजर की जिम्मेदारी है, सो मैनेजर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ गलती हो जाए तो मैनेजर विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस तरह से क्या होगा, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड, द टास्क हैज बीन शेयर्ड, द टास्क हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर देयर कॉम्पिटेंसी। तो ये बैलेंस कंडीशन डेवलप करेगा। इट मीन्स the organization become a stable entity, organization become a what, a sustainable entity. समझ में आ गया? The principle of balance, right? Similarly, the principle of continuity. So principle of continuity का मतलब क्या है कि organization is an continuing activity. ये organization is a responsive activity. The organizations change करना पड़ेगा as per the demand and needs to the society. So thereby the organization has to be reformist. क्या सिर्फ एक ही स्टेटस को इस अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन तक सस्टेन करेगा क्या? नो। तो कंटिन्यूटी से कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, सो देयरबाय ऑर्गेनाइजेशंस को रेलेवेंट रहने के लिए इट हैज टू चेंज विद द सर्कमस्टांसेस। जैसे कॉन्सेप्ट याद करिए, जब मैंने द स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस बताया था तो स्कोप में क्या बोला था कि 3 इंडिविजुअल थिंकर्स के नाम बताए थे, दैट इज विल्बी, बेली रिडले एंड फिफ्नर। सो विल्बी, बेली एंड रिडले, बेली रिडले क्या बोलता था कि ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड बिहेवियर, और व्हाट शुड बी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड बिहेवियर। क्योंकि जब डिट वाल्डो जब इस डिसिप्लिन को डिफाइन कर रहे थे, सो डिट वाल्डो ने क्या बोला था कि दैट एक सेंटेंस, द वन सेंटेंस और वन पैराग्राफ डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मेंटल पैरालिसिस। क्या कभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं?
No, we cannot, because public administration is what? That is a response to the society. It is a changing variable. It is a dynamic concept. है ना? जैसे अभी बात करें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ जाएगा तो थिंग्स वुड बी वेरी इफिशिएंट. तो उस समय गवर्नमेंट द स्ट्रक्चर हैज टू बी अडैप्ट इक्विप, तभी ना रेलेवेंट होगा, अदरवाइज रिडंडेंट हो जाएगा. सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कि द ऑर्गेनाइजेशन is a continuous activity. So in order to remain relevant, the organization has to what? Adapt. Organization has to change as per the changing situations, because change is inevitable. समझ में आया? उसी तरह से the principle of correspondence. The principle of correspondence basically क्या बात करता है कि in an organization there is a position, कुछ position अपर लेवल पे, कुछ मिडिल लेवल पे, कुछ लोअर लेवल पे होता है. सो देयर आर कॉल्ड अपर लेवल ऑफ हायरार्की, देयर आर कॉल्ड लोअर लेवल ऑफ हायरार्की, देयर इज कॉल्ड बॉटम लेवल ऑफ हायरार्की. सो देयर इज अ बॉटम, मिडिल एंड अपर लेवल ऑफ हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशंस. सो डिफरेंट पोजीशंस के डिफरेंट रोल्स डिफाइंड होंगे, डिफरेंट पोजीशंस के डिफरेंट पावर्स एंड अथॉरिटीज डिफाइंड होना चाहिए. सो प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से कि दैट एवरी पोजीशन शुड हैव proportionate authority and responsibility, है ना? inadequate authority and responsibility distribute नहीं होना चाहिए. जैसे let's say there is a chief executive officer. The chief executive officer has the power of autonomy to take decisions. So power of autonomy should be given to the chief executive officer. But let's say if there are some, let's say the field agent जो कि belonging to the bottom level of hierarchy. So bottom level of hierarchy को क्या होना पड़ेगा? He has to follow the command. So वहां पर उतने ही proportionate power and authority दिया जाना चाहिए जो compliance को इंश्योर करे. Getting my point? कि दो लेवल है. There is, let's say, superintendent of police and there is something called the constabulary, right? The superintendent of police will take the responsibility under the circumstances, under the situation, and the constable will respond as the command been instructed. The superintendent of police as per its position, इसके power, authority, responsibility वो defined होना चाहिए, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे in the principle of definition. एक आएगा अभी, है ना, principle of definition. So उसी तरह से that is called lower level of hierarchy के भी authority and responsibility एक दूसरे को balance करना चाहिए. So this is called the principle of correspondence. का मतलब every position should have the authority and responsibility should correspond to each other. ठीक, समझ में आता है? आगे बढ़ेंगे. प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. सो ये कोऑर्डिनेशंस कैसे आएगा? ना मैनेजर विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस कोऑर्डिनेशंस के लिए ना क्या एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, स्पिरिट डी कॉर्प्स. स्पिरिट डी कॉर्प्स. ना कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? तो कोऑर्डिनेशन जब होगा तो क्या होगा ना, इंडिविजुअल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक दूसरे को सपोर्ट करेगा. द कोऑर्डिनेशन होगा तो जब एक दूसरे को सपोर्ट, मतलब दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होगा. सो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होगा तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज एन हार्मोनियस environment, and in this harmonious environment कैसा कल्चर फील होगा कि दैट एसोसिएटिव कल्चर होगा तो हेल्दी कंपटीशन होगा, जेलस कंपटीशन नहीं होगा, और एक अच्छा एनवायरनमेंट में प्रोडक्टिविटी विल इंश्योर. ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन है. आगे बढ़े तो एक प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, है ना. इसकी बात हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि जैसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में ये बात किए थे, द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशंस. यहां पर प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन को भी हम लोग यहीं पर समझ लें. देयर इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन? ना हमेशा गुलिक उर्विक जब भी पढ़े तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, और हर एक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक एक पोजीशंस है. एंड एवरी पोजीशन इज इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो पोजीशन क्या है, एक लिंक पिन है. सो एवरी पोजीशन का एक डिफाइंड रोल है. जस्ट लाइक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हर एक जो फ्लोरा फोना जो एक लेवल है उसका एक क्या है, निश होता है, डिफाइंड निश, है ना. इकोलॉजी में पढ़े होंगे द डिफाइंड निश.
निश का मतलब कि उसका एक डिफाइंड फंक्शनल रोल है इन इकोलॉजिकल हायरार्की। लेट्स से एक कैटरपिलर है, तो कैटरपिलर का भी डिफाइंड रोल है। क्या सारे कैटरपिलर्स को हम किल कर दें तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। सो देयरबाय एवरी पोजीशन हैज अ डिफाइंड डिस्टिंक्ट niche in an ecological hierarchy, same as in an organization that every position, organizations में हर एक positions का एक defined role, authority and responsibility होना चाहिए। It means the every position should have a defined sphere of competency, कि उसका डोमेन क्या है, उसका रोल क्या है, रोल क्लैरिटी शुड बी देयर, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। सो दिस इज डिस्कस्ड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन बाय उर्विक। सो उर्विक क्या बोलते हैं कि इस तरह से क्या होगा, एक बैलेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो मैनेजर का पहला टास्क क्या है कि मैनेजर का पहला टास्क है कि दैट फर्स्ट कम आउट विद अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरलिस्ट, क्योंकि इनके पूरे थ्योरी का जो कोर है वो कंसाइंस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन समझ में आया। अब आगे बढ़े, द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ना ये सिंपल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस का एक गोल होना चाहिए, हर एक पोजीशंस का एक गोल होना चाहिए। इसको हम लोग जैसे पढ़े हैं, एक होता है दैट यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जब फियोल में बात किए थे तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था, एवरी एंटिटी हैज ए गोल, है ना, वन एंटिटी शुड हैव वन गोल। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, सो दिस मंथ इज द नवंबर एंड इस मंथ ऑफ नवंबर का एक गोल सेट करके आप पढ़ोगे, फिर दिसंबर का एक गोल सेट करके पढ़ोगे, तब जाके आपके 10 महीने 11 महीने के प्रिपरेशन में एक एक गोल जब एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, तब आपका जो जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है या जो टोटल सिलेबस है वो धीरे धीरे कवर होगा। सो एवरी मंथ हैज ए गोल, हैज ए टारगेट, और एक ओवरऑल प्रिपरेशन, ओवरऑल जो सिलेबस का एक टारगेट है कि आपको इस लेवल तक आपको अपने तैयारी को ले जाना है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मंथली गोल्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ओवरऑल गोल्स। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज पर्संस इन डिफरेंट पोजीशंस, हर एक पर्संस का एक एक गोल होगा और वो गोल किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव से कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स एवरी पोजीशन शुड हैव ए गोल, दैट एवरी द पोजीशन, एवरी हायरार्की शुड हैव ए टारगेट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की बात कई बार कर चुके हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि दैट द फंक्शन असाइंड टू ए पोजीशन, एंड अथॉरिटी का मतलब क्या होगा, द लेजिटिमेट पावर। तो ये क्या बात करेंगे, द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड प्रोपोर्शनेट विथ ईच अदर, कि डिसप्रोपोर्शनेट होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट, क्योंकि एक दूसरे को तभी चेक्स एंड बैलेंस में काम करेगा। अदरवाइज मैंने खूब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, देयर इज नो अथॉरिटी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने खूब सारा अथॉरिटी दे दिया और देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब क्या होगा, डिक्टेटरशिप, डोमिनेटिंग, अथॉरिटेरियन। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड प्रोपोर्शनेट विथ ईच अदर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और जितना क्लासेस में बताया जा रहा है बस उतनी ही बातें ध्यान रखेंगे। आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि एक नोटबुक मेंटेन करें और जितना भी क्लास में डिक्टेट किया जाता है उसको आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बना के चलते चलेंगे, कि नोट्स जब बन जाएगा आपका तो आपका रिवीजन और एक सडनली आपका एक थ्रेशोल्ड सेट हो जाएगा, आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा कि ओके, इफ आई से द डिबेट ऑन दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इफ आई से द डिबेट ऑन ज्योग्राफी, तो आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, ओके दिस इज द मिनिमम लेवल दैट वन शुड नो, राइट। सो इस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे। सो आफ्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेट्स टेक दीज 3 प्रिंसिपल, द स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड स्पेशलाइजेशन। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं गुलिक एंड उर्विक में। ब्रीफली देख लेते हैं कि स्केलर चेन, व्हाट इज स्केलर चेन, कोई बता सकता है, लेट्स मी गेस कि द स्केलर चेन इज व्हाट, कि ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर नंबर ऑफ हायरार्की and there are number of scalar chain, so there are multiple scalar chain, multiple hierarchy, so all the hierarchies and all the scalar chain in an organizations are collectively called what, that is called scalar chain, माने all the hierarchies and all the line of commands are called scalar chain। तो scalar chain में जितने भी positions हैं,
जितने भी लाइन ऑफ कमांड्स है सबको मिला देंगे तो क्या बन जाता है, स्केलर चेन। स्केलर चेन और स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल में मैंने बताया था कि कितना इफेक्टिव सुपरविजन के लिए कितना होना चाहिए, 5 to 6, जो ग्रैकोनस फॉर्मूला से मिलता है। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल माने कितना इफेक्टिवली सुपरवाइज कर पा रहा है एक मैनेजर, ये और भी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि इफ द वर्कर्स आर अवेयर्ड, वर्कर्स आर मैच्योर्ड, तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही ले रहे हैं तो सुपरविजन क्या होना चाहिए, सॉर्ट ऑफ एक डिग्री ऑफ सुपरविजन कम हो भी तो भी चलेगा। मैनेजर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, लेट्स से 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उस बेसिस पे और ज्यादा लोगों को वो अच्छे से सुपरवाइज कर पाएगा। सो देयर बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ये दोनों ही एक साथ चलता है। ये वेरिएबल होगा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटीज, द कॉम्पिटेंसी ऑफ द मैनेजर. It depends upon awareness level of the workers as well. It also depends upon trust and coordination between the workers and managers. क्योंकि if every person, every जो organizations में लोग हैं सब वी फीलिंग से काम कर रहा है कि मेरा टास्क है, तो फिर सुपरविजन की जरूरत कम हो तो भी चलेगा, डिग्री ऑफ सुपरविजन कम हो तो भी चलेगा। जैसे कि सब लोग जिस दिन डिसाइड कर लोगे कि ये मेरा लक्ष्य है कि इस साल हमको इस जेपीएससी के एग्जाम को पास करना है, तो पास करना है तो फिर आपके पास डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्टर, मेंटोर, इंस्पिरेशन कम भी हो तब भी आपकी तैयारी अच्छे से होगी और आपकी तैयारी अच्छे से होगी क्योंकि आपने खुद ही मेंटोरिंग करना सीख लिया अपने को। सो देयर बाय ये सुपरविजन एक वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं। स्पेशलाइजेशंस के लिए मैंने क्या बोला था कि जब डिवीजन ऑफ लेबर पे काम करता है तो डिवीजन ऑफ लेबर में आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बढ़ जाता है, आप जॉब के साथ अधिक समय तक टाइम स्पेंड करते हैं, तो नेचर ऑफ जॉब को आप अच्छे से समझेंगे, स्पेशलाइजेशन अच्छा होगा, डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा, तो क्या होगा, कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। सो स्पेशलाइजेशन फाइनली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, फाइनली इफिशियंसी को इंक्रीज करेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को कोरोबोरेट करेगा। तो ये सारे 10 प्रिंसिपल्स हैं किसके ना, उर्विक के हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, द principle of control, the principle of correspondence, continuity and coordination, फिर principle of definition, principle of delegation, the principle of objective, the principle of responsibility and authority, and finally this scalar chain, span of control and the specializations. अब ये गुलिक एंड उर्विक ने अलग अलग अपने अपने 10 प्रिंसिपल्स दैट उन्होंने इनोवेट करा, फिर फाइनली दोनों ने मिलके बाद में फिर उर्विक ने और 8 प्रिंसिपल दिए थे, है ना, 8 प्रिंसिपल और दिए थे। ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दैट यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। So later the Urvik also come out with the 8 principles. So what are the 8 principles? तो यहां पर इतना घबराना नहीं है कि बहुत सारे प्रिंसिपल आते चले जाएंगे। You understand the theme, कुछ कुछ यूनिक जो प्रिंसिपल्स मिलेंगे उसको आपको याद रखना है। Like 8 principles, let me help you कि आप थोड़ा सा इसको इजी बनाया जा सकता है कि that is called, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, सेम है बस डिफरेंट लैंग्वेज में है, जिसको बोलते हैं हम लोग दैट इज कॉल्ड द न्यू वाइन इन द ओल्ड बॉटल, है ना, या फिर ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, ना अलग तरीके से बोलने का तरीका है। सो 8 प्रिंसिपल्स मतलब FR फिर 10-10 ऐसे ट्रिक से आप डेवलप कर सकते हो कि दैट इज कॉल्ड फिर 10-10। उन्होंने 10-10 दिया तो फिर 10-10 जो प्रिंसिपल दिए थे ना। 8 प्रिंसिपल्स में पहला है दैट इज कॉल्ड फिटिंग स्ट्रक्चर टू द पीपल, fitting structure to the people. Second है that is the that is called, this D refers to delegation, this U refers to unity of command, U refers to unity of command, ये बहुत important principle है। S refers to that is called specialization,
फिर डी है तो डिवीजन ऑफ वर्क होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक। फिर ए रेफर्स टू दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी, के साथ हमेशा क्या होगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन एस रेफर्स टू दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन, स्केलर चेन। देन आर रेफर्स टू दैट इज कॉल्ड the fitting people to the structure, R refers to this is called, ये authority हो गया, this is your responsibility, ठीक है। तो बेसिकली जो पहले प्रिंसिपल्स दिया इन लोगों ने उसी को फिर से घुमा के अलग अलग तरीके से बोला। इसमें से एक नया चीज मिलता है हम लोग को, दिस इज कॉल्ड फिटिंग पीपल टू द स्ट्रक्चर। बेसिकली क्लासिकल थिंकर्स थे, सो क्लासिकल थिंकर्स का बेसिक एजम्पशन ही क्या था कि ह्यूमन बींग्स इज ए टूल, दे आर नॉट द ह्यूमन बींग्स, राइट। तो आई अप्रोच नॉट वी अप्रोच, मैकेनिस्टिक व्यू पॉइंट नॉट द ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। सो व्हाट इज दैट कि मैनेजर सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रॉपर पोजीशन डिफाइन करेंगे और हर एक पोजीशन एंड स्ट्रक्चर्स के पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करेंगे। उसके बाद कोई भी पर्सन उस पोजीशन पे आके बैठे, ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो दिस इज द फोकस एरिया। तो आई थिंक स्ट्रक्चरलिस्ट क्यों बोलते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो ये सारे क्यूलिक एंड उर्बिक के प्रिंसिपल्स हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, है ना, फिटिंग पीपल टू द स्ट्रक्चर, स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये सारे आप लोग याद रखेंगे कि किन्ने या कौन कौन से थिंकर्स थे जिन्होंने दिस प्रिंसिपल को प्रोपाउंड किया। गुलिक एंड उर्बिक ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स दे रहे थे, बट यू कैन से कि दैट ये सारे लोग they both of you they are not completely ignorant about the management, because the post corp, the idea of the post corp, जिसको क्या बोला जाता है, the idea of post corp, है ना। ये कुछ आपका जो लास्ट जेपीएससी या उस प्रीवियस जेपीएससी में पूछा गया है कि पोस्ट कॉर्प का जो एक्रोनिम है, इसमें हर एक लेटर्स का मतलब होता है कि which administrative thinkers has given this idea, so it was that is called Gulick and Urbick, right? So basically Urbick थे, तो फिर बाद में it was supported by the Gulick. So Gulick and Urbick they had given this idea post corp. तो ये basically managerial tools and techniques हैं, managerial tools and techniques. So managerial tools and techniques है that is called post corp. ये सारे लेटर्स का मतलब है P refers to the planning, then organizing, planning, organizing, staffing, then D for directing, CO refers to coordinating, right, coordinating, reporting and the budgeting, so these are called the managerial tools and techniques, है ना। managerial tools, techniques, planning, organizing, that is staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. This idea of post corp is given by propounded by the Gulick and Urbick. Gulick and Urbick के बारे में एक और फैक्ट्स याद रखेंगे कि that they had developed the theory during the 1940s and the 1950s, right? और ये कल मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू राइट फिलोसफी, कि न्यू राइट फिलोसफी इट टॉक्स अबाउट द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, राइट साइजिंग ऑफ द स्टेट, मतलब गिविंग द मोर एंड मोर स्पेस टू द प्राइवेट सेक्टर। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द न्यू राइट फिलोसफी। सो ये क्यों था कि दैट Gulick and Urbick also supported for what? That limited administration, the limited government, कि देयर आर सर्टेन एरिया जहां पर ओवर गवर्नमेंट है, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको रैशनलाइज किया जाए और उन स्पेस पे किसको दे दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर्स को, क्योंकि दे कैन टेक अप दैट जॉब आल्सो। सो दैट्स व्हाई दे से कि द गवर्नमेंट का रोल रीडिफाइन करना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल कैसा होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट किस नेचर का होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनेबल्स द मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, राइट। सो ये सारी बातें Gulick and Urbick में करा। सो लेट्स कंक्लूड द Gulick and Urbick, क्योंकि Gulick and Urbick में बहुत जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट।
So Gulick and Urwix, the structuralists, that the most prominent and renowned thinkers in the domain, in the discipline of the public administration, और इनका थ्योरी बेसिकली पोस्ट कॉर्प के आइडियाज और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है. दे विजुअलाइज दैट द रोल ऑफ द मैनेजर इज दैट they must come out with the proper structure and then fit the people to that structure. They say उन्होंने किस प्रिंसिपल को भी फोकस करा, द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, दैट इज एवरी पोजीशन, एवरी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हायरार्की शुड हैव डिफाइंड पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पोजीशन को दिया जाना चाहिए. So since it is the structure which makes the organization successful or unsuccessful, thereby structure ensure the discipline, the structure ensure the correspondence and structure ensures the coordination. तो ये सारे आइडियाज के बीच में उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल को डिस्कस करा, जिसको एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया. तो ये सारा क्लासेस आपको हेल्प करेगा. अभी इनिशियली थोड़ा सा बर्डन या कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट आई ट्रस्ट कि इसको नोट्स अपने बनाते चले जाएंगे, सो दैट यू हैव ए बेटर time to revise all the things. So let's conclude the today's class, and in the next class we will take up the next thinker, that is the Max Weber and his concept on the bureaucracy. So that's all for the today's class. Have a nice day ahead.